दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ पंखुरी सिन्हा और धन्यवाद देती हूँ देवेंद्र जी को, जन सरोकार मंच टॉक को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने रचना पाठ के लिए, अपनी रचना के पाठ के लिए। और इनका आग्रह था कि कविताएँ सुनाऊँ, लेकिन मेरी कहानियों की किताब अनेक सालों के बाद आई है, तो मेरी इच्छा हुई कि इस कहानी का भी अंश पाठ करूँ। और ये जो संग्रह है, इसका नाम है मेजो मामा का गाँव। तो आजकल ग्लोबल गाँव वाला बड़ा फ़ैशन में है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि इसका मतलब कहानी संग्रह का नाम, इसकी शीर्षक कथा मेजो मामा का गाँव क्यों है? अम, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ़ एक सवाल है कि हम बेहतर उसको अ, गहरे जानें। तो इसलिए इस कहानी के बारे में रचना पाठ से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि उस दिन मैंने बहुत सारी बातें कही कि यहाँ गाँव सेंटर है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो लोकेशन है और उसके इर्द-गिर्द की सारी बातें हैं। और ग्लोबल गाँव का देवता बहुत चर्चित हम सब सुन चुके हैं रानेंद्र का। और अभी-अभी ये मैं दोबारा इसलिए उठा रही हूँ कि मैंने भाल चंद्र जोशी जी की नई कृति देखी, ग्लोबल गाँव में स्त्री। और तब मुझे लगा कि इसकी जो शीर्षक कथा है, उसमें जो बात है कि अंततः फिर यही होता है। अनेक बातें हैं उसमें। अभी दूसरे दिन मेरी बातचीत हुई थी ज्योति जी से। अनेक बातें हैं, लेकिन अंत उस कहानी का लगभग वही है कि वो जो है वो किस तरह से स्त्री बना दी जाती है कि अर्थात वो जो एक सब जब सारा इतने लोग हैं हेल्प करने वाले, लेकिन जब सब चले गए हैं तो उसके ऊपर कैसे वो महसूस हो रहा है बतौर पर्यटक भी कि उसे कर देना चाहिए था वो किचन का वो आखिरी काम जो किन्हीं मेजो मामा कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, उनको आदत है। तो इस तरह से ये एक बात थी कहानी के बारे में कि हम जब एक ट्रिप पे जाते हैं, एक पिकनिक पे जाते हैं एक कपल, तो भी वो स्त्री है और वो पुरुष है और बतौर स्त्री उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। बहरहाल, कहानी जो मैं सुनाना चाहती हूँ वो दूसरी है। इस पे बहुत सारी तलाक पे बहुत दाम्पत्य पे बहुत कहानियाँ हैं, तो इसी तरह तलाक पे भी बहुत कहानियाँ हैं। हो सकता है कि तलाक पे कम हो, लेकिन आज हमारे समाज की सच्चाई है तलाक, तो उससे भी तो रूबरू होना हमारा काम है। मैं बहुत ज़्यादा बिना और कहे सीधा पढ़ती हूँ। कहानी का शीर्षक है सीमाएँ और ये छपी थी अकाल में। हेनरी अष्टम ने बाद में भले ही टावर ऑफ लंदन में भेजकर एन बोलेन का सिर कलम करवा दिया हो, लेकिन उसे ब्याहने के लिए उसने ज़मीन आसमान एक कर दिया था। होली एम्पायर के शहंशाह चार्ल्स पंचम की बुआ कैथरीन को तलाकने की अनुमति जब पोप ने नहीं दी, हेनरी न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे देश इंग्लैंड को होली रोमन चर्च की परिधि से बाहर निकाल लाया। तलाक शब्द की इजाद उसने की हो या नहीं, लेकिन उसके व्यवहार में अधिकार की लड़ाई लड़कर हेनरी ने इतिहास रचा। यह बात 16वीं शताब्दी की है। हेनरी का रचा यह इतिहास भौगोलिक दृष्टि से इंग्लैंड का इतिहास है। पर चूंकि इंग्लैंड विश्व भर का हिस्सा है, इंग्लैंड का इतिहास भी विश्व इतिहास का हिस्सा है। इसके अलावा इंग्लैंड के इतिहास से कभी उसके उपनिवेश रह चुके देशों का परिचय घनिष्ठ है। बावजूद तारुफ की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के 21वीं सदी के स्वतंत्र भारत में तलाक शब्द का व्यवहार और व्यवहार में तलाक शब्द की मौजूदगी दोनों ही कुछ विचित्र नजरों से देखे जाते हैं। इस विचित्रता में हैरत, हिकारत, सहानुभूति का अद्भुत संगम होता है। पराये अफसोस जताते और अपने पछताते नहीं चूकते। शादी नाकामयाब रही क्योंकि टिकी नहीं, टिक जाती, चलती रहती, खिंचती या घिसटती भी रहती तो कामयाब थी। ये मैं कागज की लेखी नहीं, आंखें देखी कह रही। वो इसलिए कि राजधानी दिल्ली की एक अदालत में मैंने तलाक की अर्जी दी है।
अर्ज़ी देकर मैंने तलाक का दूसरा शब्द कहा है, अर्ज़ी देने के पहले ही। जब से तलाक का पहला शब्द मेरे ज़ेहन से निकल कर मेरी ज़ुबान पर आया है, तमाम किस्म के प्रिय जोड़े मुझे नसीहत देने में जुट गए हैं। यह नसीहत भी ज़िंदगी के फ़ॉर्मूलों और खाँचों का एक ऐसा मिला-जुला पाठ है, जिसका अभ्यास करूँ तो मैं भी जाप कर सकती हूँ। नसीहतों का कुल जमा जोड़ या कि अपने मंसूबों की ही नहीं, अपने विचारों की भी हड्डियाँ तोड़कर हमारे बताए प्लास्टर ऑफ पेरिस के कास्ट में डाल दो और इस कास्ट में फिट हो जाने का जी तोड़ प्रयत्न करो, तब तुम हमारी रानी बिटिया हो जाओगी। मुख्यतः ये प्रियजन मेरे परिवार के हैं और उसके बाद आता है कि कैसे परिवार के लोग तलाक होने से उसे तलाक अर्जी देने से तलाक की रोक रहे हैं इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ पे लड़की बहुत बगावत के मूड में है, कहानी का जो मैं है, और वो बहुत जजमेंटल टर्म्स में उनके जजमेंट को ले रही है। मैं उस हिस्से को छोड़कर आगे बढ़ती हूँ और इसका जो ये जो है ना वो कहती है जो मैं है वो ये कह रही है कि ये एक नाटक की तरह ही है जो कुछ भी हो रहा है। लोग चाहें तो जिंदगी भर भावों की स्मगलिंग पर कहानियां लिख और पढ़ सकते हैं। तत्काल बात इस नाटक की, यह नाटक कई राज्यों की ही नहीं, कई देशों की सीमा रेखाओं के इधर और उधर एक साथ एक एक समय में खेला जा रहा है, बल्कि कई समयों में खेला जा रहा है। यह नाटक भौगोलिक बंधनों को ही नहीं, काल के नियमों को भी तोड़ चला है। इस नाटक के रंगमंच पर जब पर्दा गिरता अथवा उठता है, तो दृश्य ठीक सिलसिलेवार ढंग से नहीं गुजरते। इस नाटक में समय उलट पुलट गया है, जैसे दृश्य एक को ही देखा जाए। ऐसे अवतरित हो गया है जैसे आसमान से टपका हो, और दृश्य एक में फिर परिवार के लोगों से मुठभेड़ मुठभेड़ की कथा है। मैं दृश्य 3 से पढ़ती हूँ। इस घर में बहुत सारे कमरे हैं और रहने वाला कोई नहीं। यह मेरी स्टडी है। दीवार से सटी अलमारी में करीने से इतिहास की किताबें सजी हुई हैं। कुछ समय तक दुनिया में घूम घाम कर, खासकर इस इलाके के भूगोल का चप्पा चप्पा छान कर, मैं इतिहास के विषय में दोबारा ऐसे लौट आई हूँ जैसे बरसों पुराना कोई अपॉइंटमेंट हो, जैसे उसे भी पता हो और मुझे भी कि मैं लौटूंगी जरूर। कमरे के एक कोने में एल शेप्ड एक कंप्यूटर टेबल है जिस पर रखे डेस्कटॉप पर मैं अपने मास्टर्स प्रोजेक्ट का पेपर टाइप कर रही हूँ। मैं बहुत जोर से टाइप करती हूँ, ऐसा मेरे पति का कहना रहा है। पर जब से मैंने लैपटॉप खरीद कर उस पर लिखना शुरू किया है, मुझे पता चला है कि मेरे पति मुझसे गलत कहते रहे हैं। लैपटॉप से अब बहुत महीन मध्यम सी आवाज मुझे सुनाई देती है। उसके बाद से डेस्कटॉप की यह खटखट आवाज मुझे ज्यादा प्रिय हो गई। तो अपनी स्टडी में बैठी मैं जोर जोर से टाइप कर रही हूँ। मेरे टाइप करने की आवाज सारे घर में गूंज रही है। घर में मैं अकेली हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं। शनिवार की शाम है। दुनिया अपने परिवार और दोस्तों में मशगूल है। मेरे पति अब अक्सर अपनी शामें अपने दोस्तों और अपने दोस्तों के परिवारों के बीच बिताते हैं। इसकी मैं शिकायत नहीं कर रही, शुक्र मना रही। वह लड़का जो मेरा अनन्य मित्र था और एक जमाने में मेरा प्रेमी, अब सिर्फ मेरा पति है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी बीए करने के जमाने में जब हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के चक्कर लगाया करते थे और जनपद के धूल भरे फुटपाथ पर चलते हुए 2 कौड़ी के फिल्मी गीत गाया करते थे, मैं उसे बखूबी जानती पहचानती थी। ये वो जमाना था जब वह छत पर की बरसाती वाले बज बज के घर की घंटी लगभग हर शाम बजाता था। ये वो ज़माना था जब वह बहुत ढेर सारा मुस्कुराता था। ये वो ज़माना था जब वह साइकिल से कॉलेज से लौटते हुए हर बार
मेरी खिड़की के सामने से गुजरता था। ये वो ज़माना था जब वह बज-बज के घर के सामने वाले घर की सबसे ऊपरी मंजिल के एक कमरे में रहता था। ये वो ज़माना था जब वह हर सुबह अपने कमरे के आगे फैली छत पर बैठा मेरी सुबह होने का इंतज़ार किया करता था। इसी ज़माने की एक दोपहर में उसने कहा था कि हमारा एक घर होगा। तो लीजिए अब हमारा एक घर है। शिकागो के पास के इस फेयरफैक्स शहर में हमारा एक खूबसूरत सा घर है। इस घर में दाखिल होने के लिए अब हम दोनों में से किसी को कॉलबेल बजाने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास अपनी-अपनी चाबी है। पर अब जब दरवाजा खुद ही खोलकर वह दाखिल होता है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर उसे पहचान नहीं पाती। मैं अब उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। मैं खिड़की के बाहर देखती हूँ, मेरे पड़ोसी के घर के ऊपर अमेरिकी झंडा शाम की हवा में हौले-हौले हिल रहा है। हर घर के सामने गहरे हरे रंग की घास के लॉन बिछे हुए हैं, मखमल से समतल और गुदगुदे। सड़क के उस पार ऐन सामने दो घर की खिड़की में लैंप जल रहा है। जब से मेरा यह घर बना है और जब से स्टडी में बैठकर मैं लिख रही हूँ, उस सामने वाले घर की खुली खिड़की में एक खूबसूरत लैंप जल रहा है। और कभी किसी ने इस खुली खिड़की पर पर्दा खींचने या ब्लाइंड गिराने की जरूरत नहीं समझी। मुझे इस खुली खिड़की में जलता हुआ यह लैंप बहुत भला लगता है। कहीं से भी लौटकर मुझे इस खुली खिड़की को देखना एक सुकून देता है, इस एहसास की तरह कि जिंदगी जी जा रही है। खुलेआम, बेखौफ लैंप शेड्स की मुलायम रोशनी के घेरे में। अपनी स्टडी की खुली खिड़की से इस खिड़की को देखते हुए मुझे एक किस्म का साहचर्य बोध होता है। एमए के अपने फाइनल पेपर के लिए मैं लिख रही हूँ इंग्लैंड में चाय के आने और छा जाने की दास्तान। पशुपेश में इसलिए भी हूँ कि जो तलाकनामा अदालत में दाखिल किया जाना है, उसमें मुझे एक पावर ऑफ अटॉर्नी मनोनीत करना है। कल तक कागजात तैयार होने हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए किसका नाम दूं, इस पशुपेश में मैं सारे दिन उस जमाने को याद करती रही हूँ जब मैं सुमिता सिंह के साथ रहती थी, जब मेरा पति मेरा प्रेमी था और वह ये कोई तीसरा व्यक्ति है, बिल्कुल मेरे भाई जैसा था। और फिर अचानक एक पुराने ईमेल अकाउंट में उसका नाम तलाश कर जिसे मैं अक्सर याद करती हूँ और जो बिल्कुल मेरे भाई जैसा था, एक मेल लिखती हूँ, संक्षिप्त और आडंबरहीन। जब से हमने घर के बाहर रहना शुरू किया, हमने जाना कि बातें बहुत लंबी हो सकती हैं और आडंबर बहुत ज्यादा। उसे लिखकर एक अजीब सी तसल्ली मुझे हुई, जिसमें पाने का उल्लास और खोने की पीड़ा एक साथ समाहित थे। अरसे बाद मैं जार-जार रोई उन रिश्तों के लिए जो लगता था बहुत ही चूक गए हैं। खूब रो धोकर तरोताजा मैंने घड़ी देखी तो शाम के 8 बज रहे थे। इसे शाम कहा जाए या रात। इस प्रहर के भोजन को डिनर कहा जाए या सपर, अब इस घर में मेरे टाइप करने की आवाज भी नहीं है। मैं अपने सोचने को सुन सकती हूँ। मैं डिनर पर बाहर जाने का कार्यक्रम बनाती हूँ। हर्टल रोड पर गैर जरूरी सा दिखता हुआ एक बहुत जरूरी थाई रेस्तरां है जिसमें थाई भाषा के अबूझ गीत बजते रहते हैं। लोग चाहें तो इसे पलायन कह सकते हैं, पर कुछ अच्छा लिखने के बाद ही, भले ही वह लिखे जाने की प्रक्रिया में हो, मुझे एक रेस्तरां में जा बैठना, अजनबियों से घिर जाना, उनकी ढेर सारी बातचीत के शोर में डूब जाना और फिर किसी से कहना कि लेमन ग्रास डालकर बनाया गया कोई शोरबा वैसे ही भला लगता है जैसे मेरी स्टडी के सामने वाली खिड़की में लैंप का जलना। जो भला नहीं लगता वह है रेस्तरां के एक कोने में रखा एक्वेरियम और उसमें तैरती एक अकेली मछली। यह एक रुपहली ड्रैगन फिश है
मैंने पहली बार सोंखला के एयरपोर्ट पर एक एक्वेरियम में तैरती अकेली ड्रैगन फिश देखी थी। उसका रंग अनार के फूल के रंग से मिलता था। मैं तय नहीं कर पा रही कि यह मछली ज्यादा सुंदर है या वह। पर जो तय बात है वह यह कि दोनों ही मछलियों को सौंदर्य का यह दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा मुझे तब भी लगा था और अब भी लगता है। जमाने बदल गए लेकिन बात नहीं बदली। ये वो जमाना था जब मैं नितांत परिचय के आकर्षण में चूर थाईलैंड के उस शहर की अनाम गलियों में घूमती फिरती थी। तब मैं पशुपेश में थी कि पत्रकारिता की लगी लगाई नौकरी छोड़कर विश्व पर्यटन को निकल पड़ी हूँ। पता नहीं कैसी मूर्खता की है। पर पत्रकारिता की नौकरी कौन सी ऐसी थी कि जिसमें सच का खुलासा किया जा सके। सच कहूं तो फुकेट के समुद्र तट से जब विमान उड़ा और नारियल की कतार के ऊपर हरा नीला एक समुद्र उफन आया तो लगा कि पत्रकारिता को न करके शायद मैंने अक्लमंदी ही की है। तब से यही लगता आया है। सच कहने का बड़ा भारी आनंद होता है, फिर उसका नशा हो जाता है। भले ही प्राइमरी सोर्सेज की किल्लत की वजह से हो, पर विक्टोरियन इंग्लैंड के स्त्री पुरुषों की अलग-अलग जीवन शैली की जो दलील इस पर्चे में तैयार हो रही है, वह पूर्णतः सच नहीं। मुझे अपनी दलील की दिशा बदलनी चाहिए, जेंडर को प्रमुख न बनाकर इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि इंग्लैंड को चाय पीने की लत कैसे लगी। मुझे इन किताबों का पुनरावलोकन करना चाहिए। मेरे सामने वाली मेज पर खूबसूरत सा एक जोड़ा, सजी सवरी एक लड़की, बना ठना एक लड़का, शायद शनिवार की डेट पर जैस्मिन नामक स्थायी रेस्तरां में आया है। हवा में कोकोनट मिल्क, बेसिल लीव्स और लाइम जूस की घुली मिली खुशबू तैर रही है। उन दोनों के हंसते हुए कुछ कहने की आवाज पानी में बिछलती फिसलती रुपहली मछली की तरह हवा में मचल रही है। उनके बगल की मेज पर एक पिता अपने दो रूठते कुनमुनाते बच्चों को संभाल रहा है। बच्चों को चिकन की तरी में डले चाइनीज एग प्लांट्स नहीं पसंद। पिता बच्चों को सब्जियों की महिमा पर लेक्चर दे रहा है। जिंदगी कायम है अपने पूरे ठाट बाट के साथ। आदमी का इतिहास निरंतर गतिशील है, एक सुनहरे क्षितिज की ओर। परिवर्तन की उन्नति की यह रेखा एकदम सीधी है, या कि इसने क्रांतियों, बगावतों तथा इतिहास के अन्य छिटपुट घटनाओं, जिनके प्रभाव स्थायी होते हैं, कि वक्त दाहिने और बाएं मुड़कर भिन्न रास्तों को आजमाया है। यह बहस का एक अलग मुद्दा है। विग स्कूल विग स्कूल के इतिहासकार वो हैं आ, जो इतिहास की कंटिन्यूटी लीनियर दिशा में विश्वास करते हैं, कि इतिहासकारों के साथ टक्कर लेने का मुद्दा जिसके लिए सबूत चाहिए। बेताब सी होकर मैं अपनी स्टडी में किताबों की टाल के पास लौटती हूँ। इस ढेर में वह एक किताब है 1884 की लिखी हुई, जिसे मैंने न जाने कितनी बार पढ़ा है, जिसमें मुझे कितने ही जवाब मिले हैं। इस बार जो उसे पढ़ रही हूँ तो लग रहा है जैसे मेरी उस लेखक से कभी भेंट हुई हो, शायद बातें भी। लग रहा है जैसे उसकी लिखी यह किताब किताब नहीं, कोई वायलिन हो और मैं सिद्ध हस्त वायलिन वादक। अब जो इस किताब की बुनियाद पर मैं इतिहास का ये पेपर लिख रही हूँ, तो ऐसे जैसे मेरी उंगलियों का इसके तार तार से पुराना तालमेल हो। इंग्लैंड यूरोप का एकमात्र देश है जिसे एम्पायर के जमाने में चाय की लत लगी। आर्थर रीड मुझसे कह रहा है कि यह लत कैसे लगी और मैं लिख रही हूँ। उसके लिखने और मेरे लिखने के बीच में उसके द्वारा उद्धृत अनुच्छेद है। मैनचेस्टर शहर के टी टोटलर्स द्वारा एक टी पार्टी का वर्णन है, जहां एक कमरे की साज सज्जा चित्रित करते हुए बताया गया है कि कमरे के मध्य में लिखकर टांगा गया था एक शब्द, हैप्पीनेस। यदि हिंदी में रूपांतर किया जाए तो क्या कहा जाए? खुशी। मतलब आ, हम अपनी जिंदगियों में कितने खुश हैं, कितने नहीं।
मुझे लगता है कि ये तो व्यावहारिक जीवन का एक सवाल है ही। ये आज की तमाम भागम-भाग के पीछे वाला सवाल है। लेकिन साहित्य का भी एक बहुत बड़ा सरोकार है। मुझे लगता है कि जिस कृति की हम चर्चा हाल-हाल तक कर रहे थे, अन्ना कैरेनिना, उपन्यास लियो टॉल्स्टॉय का, उसके तो जो पहली ही पंक्ति इसी से शुरू होती है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फैमिलीज़ इन दिस वर्ल्ड, हैप्पी एंड अनहैप्पी। ये इसको हम लिटरली ना लेंगे, ये सब बहुत मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है, कुछ हद तक तो ये बात सही होती है और ऐसी घटनाएँ बनाई जाती हैं कि वो चीज़ें रूढ़ होती चली जाएँ। तो बहरहाल अ, हम जो देख रहे हैं कहानी की जो मैं है, वो गहन अपने किसी उसमें डूबी है और अलग हो रही है पति से और उसके साथ और कुछ भी नहीं है सिवाय उसके इस अध्ययन के। और अब वो आती है हैप्पीनेस शब्द पे। लेकिन उसकी उसकी पढ़ने की, उसके अकेले होने की, उसके जीवन की जो दिनचर्या है, जो साथ बैठे लोग हैं, वही उसका जीवन है, वही दिखाया जा रहा है। यदि हिंदी में रूपांतर किया जाए तो क्या कहा जाए? खुशी, सुख पल भर के लिए मैं इस शब्द पर अटक जाती हूँ और एक विराम सा आ जाता है पेपर लिखने की अनवरत कड़ी में। ये इतिहास का पेपर लिखा जा रहा है। यह महज़ संयोग नहीं हो सकता कि ठीक तभी मेरी उन भाभी का फ़ोन आया जो दिल्ली विश्वविद्यालय के ज़माने में अनन्य मित्र हुआ करती थी। कितने गुनगुने ठहाके हमने लगाए थे, प्यार जैसी कोई चीज़ होती भी है या नहीं, होती है तो क्या? क्या कोई एक व्यक्ति प्रतीक बन जा सकता है उस सब कुछ का जो एक शब्द बनकर 17वीं शताब्दी में मैनचेस्टर के उस कमरे में उस दिन जगमग कर रहा था? इट माइट नॉट बी देयर वह कह रही थीं। व्हाट मैं पूछ रही थी, वही जिसे हम सब तलाशते हैं। बट इट माइट बी देयर मैंने कहा इतना ही, पर मैं कहना चाहती थी, व्हाट इफ इट इज़ राइट हियर बिल्कुल यहीं, शिकागो और फेयरफैक्स के बीच लगातार विद्युत गति से चलती मेट्रो के इर्द-गिर्द रोज़-रोज़ मेरी यूनिवर्सिटी जाने, वहाँ से आने और फिर से जाने में यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के हरे दरवाज़ों वाले लंबे कॉरिडोर से गुज़रते हुए मैं, इन दरवाज़ों के अकारण अचानक खुलने और बंद होने की क्लिक में, बल्कि हरे रंग के ख़ास दरवाज़े के खुलने और बंद होने में, वह दरवाज़ा जिस कमरे में खुलता है उसका नंबर है 570। आई थिंक इट इज़ राइट हियर। पर यह उनसे कहा नहीं जा सकता, मैं सिर्फ़ इतना कहती हूँ, इट माइट बी देयर और हम दोनों फिर से वही गुनगुनी कहकहेदार हँसी हँसते हैं सीमाओं के आर-पार। लेकिन वह फिर मुझसे पूछती हैं, क्या तलाक का मेरा निर्णय अटल है? ये बात बार-बार आती है ना? क्या मैं अकेली रह लूँगी? क्या विदेश में अकेले दिक्कतें नहीं आएँगी? मैं तो अकेली ही रह रही हूँ और बखूबी रह रही हूँ। मेरी भाभी जो हमेशा घरों में रही, अपने पिता की छत्र छाया से निकलकर सीधा पति की छत्र छाया में, आज दुन मुझसे पूछ रही हैं, क्या मैं अकेली रह लूँगी? मैं तो 16 साल की उम्र से दुनिया के अलग-अलग शहरों में अकेली ही रह रही हूँ। पहले दिल्ली में पढ़ते हुए, फिर बम्बई में पढ़ते हुए, फिर बैंगलोर में नौकरी करते हुए, अब मैसाचुसेट्स के इस तटवर्ती शहर फेयरफैक्स में सालों से अकेली रह रही हूँ। मैं दुनिया में कहीं भी अकेली रहने के काबिल हूँ। ये सब कुछ उनसे कहा जा सकता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो वो खुद नहीं जानती, पर जो स्पष्ट दिख रहा हो, उसे कह देना, उसके होने की तीक्ष्णता को, तपिश को, तीव्रता को क्षीण कर देता है। ऐसा करना मेरी फितरत नहीं। मैं मुस्कुराकर बस हामी भरती हूँ और अकेले रहना एक शांतिपूर्ण निर्णय हो सकता है। बहुत हैप्पी निर्णय तो नहीं है दोस्तों। तो वही बात है, इस कहानी को आप आज के आधुनिक जीवन के त्रास के अ, दर्द की तरह पढ़ें। एक स्त्री जो बिल्कुल आधुनिक होकर उभरी है और जो तलाक के अ, प्री ईव में क्या कर रही है।
प्री इवनिंग ऑफ डिवोर्स में, और किस तरह से वो निर्णय ले रही कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इसको अ, अपने लेखन और अपनी किताबों में ही अपने को उलझाए हुए, वहीं उसको सबसे ज़्यादा शांति मिल रही है। तो ये शांति की तलाश हो सकती है, लेकिन इसी से खुशी मिल जाए, ऐसा भी होता है। हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं। तो हमें नहीं पता कि ये स्त्री एग्ज़ैक्टली उसमें ही खुश है, ये वो नहीं कहती, वो बस उछाल कर छोड़ देती है वो शब्द हैप्पीनेस। मैं मुस्कुराकर हामी भरती, बार-बार उससे परिवार के लोग पूछ रहे हैं। परिवार वाला एक 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 इकाई पहले आई थी, एक इकाई अभी बाद में आई है, और वो मुस्कुराकर हामी भरती है, टाल-मटोल कर जाती है। मुझे पता नहीं कि मुस्कुराने को सुना जा सकता है या नहीं। मैं टाल-मटोल कर फ़ोन रखना चाहती हूँ। फ़ोन रखते हुए वे मुझसे कहती हैं, "इफ यू नीड टू टॉक टू समवन, कॉल मी।" या इसी आशय का कोई एग्ज़ैक्ट वाक्य मुझे याद नहीं। पल भर के लिए मुझे यकीन हो आया कि वह थी एक भारतीय परिवार की परंपरागत भारतीयता। ये जो स्नेह प्रदर्शन है, ये पश्चिम में भी है, लेकिन उस वक़्त ऐसा ही लगता है कि ये मेरा परिवार है, और कहीं न कहीं तो है मौजूद। पेपर जमा हो चुका है, यूनिवर्सिटी में गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं। मैं अभी-अभी एक विमान में आकर बैठ गई हूँ, जो शिकागो के इस हवाई अड्डे से उड़कर फ्रैंकफर्ट की ज़मीन पर उतरने वाला है। लोगों ने मुझसे पूछा है, गर्मियों में मैं कहाँ जा रही हूँ? क्या मैं घर जा रही हूँ? इंडिया, मैं मुस्कुरा कर कहती रही हूँ। विमान की ओवल खिड़की से मैं बाहर देखती हूँ और अपने आप मेरी एक उँगली विमान के शीशे को छूने लगती है। और आपने गौर किया होगा कि वो मैसाचुसेट्स कह रही है, अब शिकागो मैसाचुसेट्स में है या नहीं, अ, ये हम बाद में इस सारे उसको इस प्रूफ रीडिंग कर लेंगे। अ, हम बाद में करते हैं। लेकिन अगर नहीं भी है, तो भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ्लाइट बहुत कनेक्टिंग होती है। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि हम मैसाचुसेट्स से सीधा शिकागो पहुँच गए, तो कनेक्टिंग फ्लाइट्स का मामला मानिएगा। विमान की ओवल खिड़की से मैं बाहर देखती हूँ और अपने आप मेरी एक उँगली विमान के शीशे को छूने लगती है। खिड़की से परे जो है उसे छू लेने, पकड़ लेने, थाम लेने की मंशा से। मैं पहली बार इस शहर में अक्टूबर के महीने में आई, आज से 6 साल पहले। जब पहली बार अक्टूबर की हवा में मैं इस खुले आसमान के नीचे आई, तो मुझे लगा कि यह बर्फीली हवा मुझे उड़ा ले जाएगी। जैसे-जैसे अक्टूबर बीता, फिर नवंबर, मैंने जाना कि बर्फीली हवा तो यह है, वह तो सिर्फ सर्द हवा थी। इस शहर में बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, ऐसी कि गुरुत्वाकर्षण पर से विश्वास उठ जाए। मुझे उड़ा ले जाने वाली बर्फीली हवाओं में पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर मुझे उड़ा ले जाने वाली बर्फीली हवाओं में पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पर चलने की आदत लग गई है। क्षण भर में यह विमान उड़ जाएगा और यह शहर एक पेंटिंग की तरह मेरी इस खिड़की से नजर आएगा और फिर बादलों से ओझल हो जाएगा। वह क्या है जो हर क्षण मुझे जब्त किए जा रहा है? उतर जाओ, इस विमान से अभी, अभी उतर जाओ। वह कौन है जिससे मैं कह रही हूँ कि मैं लौट आऊँगी, गर्मियों के बीतने और शरद के आने से पहले-पहले। मुझे लगता है कि इतना बस है दोस्तों, इसका एक दृश्य 4 भी है जो अदालत में पहुँचता है और फिर वहाँ क्या होता है, ये हम कभी और पढ़ते हैं, मुझे लगता है। अ, और इतना अंश-पाठ मुझे लगता है कि बहुत है। तो शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए, अ, और मिलते हैं। आभार। हुँ।